कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, ढूंढते रहे उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। न शौक बड़ा दिखने का, न तमन्ना भगवान होने की, बस आरजू जन्म सफल हो, कोशिश इंसान होने की। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। G20 शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार भारत। 9-10 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए विश्व भर के नेताओं का आना जारी। IMF, यूरोपीय आयोग, WTO और OECD के प्रमुख पहुंचे नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज पहुंचेंगे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में होगी पारस्परिक संबंधों पर चर्चा। आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे भारत। भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए जकार्ता में पेश किया 12 सूत्री प्रस्ताव। दक्षिण पूर्व एशिया भारत पश्चिम और एशिया यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे को प्रारंभ करने का भी दिया सुझाव। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने भेजी पृथ्वी और चांद की तस्वीरें। इसरो ने जारी किया वीडियो। चंद्रयान 3 के बाद जापान ने भी लॉन्च किया मून मिशन। और अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू अबडेन फाइनल में। एशियाई खेलों के लिए भारत का पहला जत्था हुआ रवाना। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में। सुप्रभात में अब खबरें विस्तार से। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच आसियान भारत गठबंधन एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है।
वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आसियान केंद्रीयता और इंडो पैसिफिक पर आसियान के रुख का पूरा समर्थन करता है। इस साल के आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। वहीं 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान का रास्ता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य कठिन परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। आतंकवाद, उग्रवाद और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हम सभी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इनका सामना करने के लिए मल्टीलेटरिज्म और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अहम है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन होना आवश्यक है और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए सबकी प्रतिबद्धता और साझा प्रयास भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक लेख में कहा है कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी और विविधता के मॉडल के रूप में भारत ने इस अनुभव के द्वार दुनिया के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता ने विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग के प्रयास बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्ष के रूप में वैश्विक पटल को विस्तार देने का संकल्प लिया था और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि हर देश की बात सुनी जाए और सभी अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 125 देशों ने भाग लिया और ये भारत की अध्यक्षता में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी हुई है, बल्कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने पर भी बल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ साथ स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन के लिए एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरेगा। ग्लोबल साउथ के कई देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और ऐसे में जलवायु कार्रवाई एक पूरक लक्ष्य की तरह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई की महत्वाकांक्षी गतिविधियां जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर कार्रवाई के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता एक जन संचालित कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने बताया कि G20 में भारत की अध्यक्षता के अंत तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित हो रही हैं, जिनमें 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश ने अपनी अध्यक्षता के दौरान इतने विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार को शामिल नहीं किया है। नौ 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों का नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू पहले ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुके हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ का हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। पारंपरिक लोक कला के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इससे पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने उनका स्वागत किया था। साथ ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के महासचिव माथियास कॉर्मन और संयुक्त मैक्सिकन राज्य के अर्थव्यवस्था मंत्री राकेल ब्यूनरोस्त्रो सांचेज भी दिल्ली पहुंचे हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। चार्ल्स मिशेल का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जल शक्ति मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वागत किया। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन भी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल ने उनका स्वागत किया। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला भी भारत पहुंच चुके हैं। अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी आज नई दिल्ली पहुंच जाएंगे। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन से इतर कुछ द्विपक्षीय बैठक भी आज होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 7:45 पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की ये पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री शाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों की प्रगति पर चर्चा होगी। G20 भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए डेलीगेशन कार्यालयों की विशेषता बताई। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो। So we are just a few hours away from the New Delhi G20 summit, and we are here at the Bharat Mandapam. This is the Delegate Center, hall number 14, where the official delegations will be housed. So this is where we start. Here we see the Mother of Democracy exhibition, and this exhibition really traces the evolution and the history of democracy in our country. We are the largest democracy in the world. You can see that these are all interactive panels. They tell a story through the historic evolution of our times. Here you can see that there is a formal welcome tableau which has the flags of all of these countries are here, and here it is in several different languages. You know, you can see Shwagatam in Bangla, you have Bienvenue in French, you have it in German, Willkommen. Every G20 language is represented in this tableau. And here we have again a panel that indicates all of the different areas of this hall. Whichever area you want to go to is here in the interactive panel. There are country offices, so we can go to some of them. There are 29 offices of different countries, the G20 invitee countries, and 14 offices of international organizations. Let us look at the US country office. You have the flags of both the guest country as well as our flag. You have all facilities. There are laptops, there are photocopiers, there are workstations, there is a seating area here. And an inner office for the senior delegates, ministers, etc. They can spend time here. You also have a conference table here. Through these televisions, you will get a live screen images of all the discussions at the summit room. This is an area where delegates can sit down and they can spend some more informal time. They can meet other delegation members. So here you see a very nice background. This is a selfie point. International delegates can come here and take photographs and take memories of India's G20 New Delhi Summit 2023. We come to a very special part of our delegate center. The first pavilion on our right side as you come in is the RBI Innovation Hub. And this RBI Innovation Hub
we'll exhibit some of the latest cutting-edge fintech initiatives. You can see the Digital India Experience Zone, and this is basically going to showcase the India Stack, showcase all the digital public infrastructure, right from Aadhaar to UPI. There is a very interesting one, which is the eSanjeevani portal, from which any delegate who is suffering any sickness or any malady can come here, digitally consult a doctor, get immediate medication, get immediate prescriptions, and he will have the advantage of the best medical treatment digitally. You have Spasini, you have DigiLocker, you have Diksha, Aadhaar, UPI. So this Digital India Experience Zone is a very special one. It will enable us to showcase India's cutting-edge technologies to the world that will come here from the 9th and 10th of September 2023. और अब बढ़ते हैं आगे। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती होगी। त्रिपुरा में 2 सीटों और केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक-एक सीट पर उपचुनाव 5 सितंबर को हुए थे। मतदान प्रतिशत की बात करें तो त्रिपुरा के धनपुर में 89%, त्रिपुरा के बोक्सानगर में 83.9%, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में 76%, केरल के पुथुपल्ली में 73%, झारखंड के डुमरी में 64.8%, उत्तराखंड के बागेश्वर में 55.4% और यूपी के घोसी में 50.3% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 15 सितंबर को होगा। वर्तमान भाजपा सदस्य हरद्वार दुबे की मृत्यु के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। भाजपा के हरद्वार दुबे का 26 जून को निधन हो गया था। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होना था। उपचुनाव के लिए मतदान का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा और वोटों की गिनती 15 सितंबर को शाम 5 बजे तक होगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट के लिए जाने वाले आदित्य L1 ने पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें ली हैं, साथ ही एक वीडियो भी बनाया है। इस बात की जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोशल मीडिया साइट X पर साझा की। आदित्य L1 अभी 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर की रात को होगी। एक बार आदित्य L1 तक पहुंच जाएगा तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा ताकि सूर्य की बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अन्य देश भी इसरो की राह पर अपने मून मिशन लॉन्च कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के साथ ही रूस ने भी अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। हालांकि मून की सतह पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई और वो मिशन फेल हो गया। गुरुवार को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है। जापान ने स्लिम नाम का अपना एक मून लैंडर चांद के लिए लॉन्च किया है। 7 सितंबर को जापान के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:42 पर यह अंतरिक्ष यान लॉन्च हुआ। जापान के H-2A रॉकेट के जरिए ये तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। रॉकेट अपने साथ स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून और एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन लेकर गया है। दोनों स्पेसक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर ही अपने पथ पर पहुंच गए। अगर सब कुछ सही गया तो लगभग 4 महीने बाद स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून चांद पर उतरेगा। इस मिशन को मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है, यानी स्लिम की लैंडिंग उसके तय स्थान के 100 मीटर के दायरे में ही होगी। ये मिशन 831 करोड़ रुपए से ज्यादा का है।
पिछले महीने 26 और 28 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे टाल दिया गया। जापान अगर कामयाब हुआ तो वो चांद पर जाने वाला 5वां देश बन जाएगा। सुप्रभात में अब बात खेल जगत की। एशियाई खेलों के लिए भारतीय एथलीटों का पहला दल चीन के हांगझाओ के लिए रवाना हो चुका है। भारतीय रोइंग, मुक्केबाजी और नौकायन टीमें जो एशियाई खेलों के लिए आगामी दल का हिस्सा होंगी, हांगझाओ के लिए रवाना हो चुकी हैं। रोइंग टीम में 10 सदस्यीय कोचिंग स्टाफ के हिस्से के रूप में एशियाई खेलों के पदक विजेताओं सहित 43 सदस्य शामिल हैं। इनमें 20 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। दल में 13 महिला नाविकों के साथ एशियाई खेलों में यात्रा करने वाली महिला नाविकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। चीन रवाना होने से पहले भारतीय खेल प्राधिकरण मुंबई के अधिकारियों ने दल को जोरदार विदाई दी। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 8 सितंबर साल 1967 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी नींव साल 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन के दौरान रखी गई। इस सम्मेलन में सदस्यों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया ताकि दुनिया भर के लोगों को आजीविका तक पहुंच प्राप्त हो सके। यूनेस्को ने आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% रही। यूनेस्को के अनुसार भारत साल 2060 में सार्वभौमिक साक्षरता हासिल कर लेगा। 8 सितंबर साल 1951 को सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 48 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में युद्ध स्मारक ओपेरा हाउस में सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जापान और कुछ मित्र राष्ट्रों के बीच शांति को औपचारिक रूप से स्थापित किया और जापानी संप्रभुता को मान्यता दी। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध हथियारों से लड़ना बंद हो गया था, लेकिन इस संधि के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का तकनीकी रूप से अंत हो गया। इस संधि को जापान के साथ शांति की संधि भी कहा गया। यह संधि अप्रैल 1952 से लागू हुई। कानूनी रूप से अमेरिकी नेतृत्व वाले मित्र राष्ट्रों के कब्जे से जापान को आजादी मिली। आज महान गायिका आशा भोसले का जन्मदिन है। उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आशा भोसले के सदाबहार गीतों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ। यूं ही फिसल गए आ होड़े डी उड़ड़े डी उड़ड़े। आओ